हेलो एस्पिरेंट्स, न्यूज़ टुडे के इस नए अंक में मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम 11 नवंबर को जो खबरें चर्चा में रही हैं उन पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही हम समझेंगे कि उनका पीवाईक्यूज का क्या ट्रेंड रहा है, कैसे उन न्यूज़ को हमें तैयार करना चाहिए और आने वाले समय में किस प्रकार के प्रश्न उनसे पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले कि हमारी प्रमुख खबरें कौन कौन सी हैं। शहरी सहकारी बैंक की चर्चा में रहे हैं। तो ये बैंक क्या होते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इन पर रेगुलेशन है, इनको हम समझेंगे। भारत की जैव अर्थव्यवस्था को लेकर के काफ़ी संभावनाएं दर्शाई गई हैं। तो भारत की जैव अर्थव्यवस्था की वर्तमान में क्या स्थिति है, आने वाले समय में हम क्या इस पर पहले कर रहे हैं, क्या प्रयास कर रहे हैं, इसको हम समझेंगे। भारत का विकास सहयोग मॉडल ये चर्चा में रहा है, जो हमारे अंतर्राष्ट्रीय संबंध और भारत की विदेश नीति के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे जो ग्लोबल साउथ जो सहयोग है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इस पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही डंप साइट रेमिडिफिकेशन एक्सेलेरेटर प्रोग्राम यानी कि ड्रैप प्रोग्राम ये चर्चा में रहा है। तो इसको हम समझेंगे कि कैसे ये डंप साइट्स को क्लीन करने का और उन्हें हरित क्षेत्रों में परिवर्तित करने का ये प्रोग्राम है, तो ये कैसे काम करता है इस पर हम चर्चा करेंगे। अगर संक्षिप्त सुर्खियों की बात करें तो श्रीलंका के साथ में भी मित्र शक्ति अभ्यास ये चर्चा में रहा है, तो इसको हम बात करेंगे। चीन के द्वारा विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन ये बनाया गया है, तो ये क्या है इसको हम समझेंगे। गुणवत्ता नियंत्रण आदेश ये आए हैं, इसको हम समझेंगे। एक धातु है नियोडिमियम, ये धातु क्या है इसको हम समझेंगे कि क्यों इंपॉर्टेंट है। ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य ये चर्चा में रहे हैं। रिफ्ट वैली फीवर ये चर्चा में है। जलवायु निवेश कोष चर्चा में है। और आज का सुर्खियों में रहा स्थल है हमारा वियतनाम। तो वियतनाम की क्या भौगोलिक अवस्थिति है, क्या उसकी भौगोलिक विशेषताएं हैं, इन सब को आज हमारी न्यूज़ टुडे में हम कवर करने वाले हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारी आज की पहली मुख्य खबर क्या है। तो हमारी पहली मुख्य खबर बात कर रही है सहकारी बैंकों के बारे में और विशेषकर शहरी सहकारी बैंकों के बारे में। तो अभी सरकार ने ये कहा है कि हम आने वाले जो 5 वर्ष हैं उसमें 2 लाख से अधिक आबादी के जितने भी शहर हैं उन सभी में शहरी सहकारी बैंकों की यानी कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स की हम स्थापना करने जा रहे हैं। तो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, अगर आप नाम से ही स्पष्ट है कि हमारे बैंकिंग सेक्टर में और विशेष रूप से वित्तीय समावेशन के टॉपिक को ये कवर करता है। तो हमारे GS3 के लिए टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि शहरी सहकारी बैंक है उनको लेकर के और क्या घोषणाएं की गई हैं। तो, तो अभी नई दिल्ली में शहरी सहकारी बैंक और क्रेडिट सोसाइटी के तहत सहकारिता कुंभ यानी कि कोऑप कुंभ 2025 इसका आयोजन किया जा रहा है ना, ये इसका लोगो है। तो इसका ये आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ कोऑपरेटिव्स भी घोषित किया गया है, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी जो हमारी कोऑपरेटिव्स हैं उनको काफ़ी जो है महत्व दिया जा रहा है। अभी हमने कुछ दिन पहले कवर भी किया था कि अमूल और इफ्को को विश्व की सबसे बड़ी सहकारी जो कंपनियां हैं उसका दर्जा उन्हें दिया गया है। ठीक है, तो इस आयोजन को संबोधित करते हुए ही जो हमारे केंद्रीय सहकारिता मंत्री हैं, जो हमारे गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने इन यूसीबीज की स्थापना यानी कि यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना की प्रतिबद्धता इन्होंने जताई है कि आने वाले समय में, आने वाले 5 वर्षों में जो भी 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनमें हम यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स की स्थापना करने जा रहे हैं। इसके अलावा साथ ही सरकार ने जो सहकार डिजीपे है ना, सहकार डिजीपे और सहकार डिजी लोन, ये 2 नई एप्लीकेशंस का भी विमोचन किया गया है, जिसके माध्यम से जो सहकारी बैंक हैं वो अपना ऋण दे पाएंगे और जो डिजिटल पेमेंट है उसको ये बढ़ावा दे पाएंगे, है ना। इसके माध्यम से जो छोटे यूसीबीज हैं वो डिजिटल पेमेंट और ऋण सुविधाओं को प्रदान करने में सक्षम हो पाएंगे। अर्थात जो हमारे जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं वो भी अब डिजिटल होने जा रहे हैं, वो भी अपनी डिजिटल सेवाएं अब देना वो प्रारंभ करेंगे इसके माध्यम से, है ना। और ये सब जो है इनको बढ़ावा देने के लिए एक महत्वपूर्ण संस्था है NUCFDC अर्थात नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये जो संस्था है ये सरकारी संस्था है और ये मुख्य रूप से जो सहकारी बैंक होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए और उनके वित्तीय जो आवश्यकताएं होती हैं उनको पूरा करने के लिए ये संस्था काम करती है। आप यहाँ पे देख भी रहे हैं कि इनकी जो स्पॉन्सर है वो यही संस्था है, नेशनल अर्बन कोऑपरेटिव फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, है ना। तो ये जो संस्था है ये सहकारी क्षेत्र में जैसे हम RBI जो ऋण सुविधाएं प्रदान करता है उसी प्रकार से ये संस्था भी सहकारी बैंकों को ऋण सुविधाएं प्रदान करती है। अब हम बात करते हैं कि जो शहरी सहकारी बैंक हैं ये होते क्या हैं, है ना। तो ये सहकारी बैंकों का एक समूह है
जो सहकारी बैंक है वो मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक तो शहरी सहकारी बैंक होते हैं, एक ग्रामीण सहकारी बैंक होते हैं, जिस वर्गीकरण को हम आगे जाके समझेंगे भी। तो उसी का ये एक उपसमूह है, सहकारी बैंकों का एक उपसमूह है, जो मुख्य रूप से शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में ये संचालित होते हैं। अगर इनके इतिहास की हम बात करें तो जो सहकारी ऋण सोसाइटी अधिनियम 1904 में ये जो अधिनियम बनाया गया था 1904 में, उसके माध्यम से इसकी स्थापना की गई थी। इससे पहले भी जो बड़ौदा है, बड़ौदा में एक सहकारी सोसाइटी के तहत इस बैंक की स्थापना भी की गई थी, लेकिन बाद में अंग्रेजों द्वारा इसे कानूनी दर्जा प्रदान किया गया था। 1912 में इस कानून में संशोधन किया गया था और इसी की क्या मतलब जो सहकारी बैंक है उन्हीं की कानूनी आधार देने के लिए ये संशोधन 1912 में किया गया था। तो ये इतिहास तो हमारे लिए उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन वर्तमान में इनका जो पंजीकरण है वो पंजीकरण कैसे किया जाता है, तो ये पंजीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो जो राज्य राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम है उसके तहत, और ये तो जो एक राज्य में जो संचालित होती हैं, जैसे महाराष्ट्र में अगर कोई सहकारी बैंक अगर संचालित हो रहा है तो वो महाराष्ट्र के बैंक जो राज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम है उसके तहत वो संचालित होगा। इसी प्रकार से अगर सिर्फ राजस्थान में अगर कोई बैंक संचालित हो रहा है सहकारी बैंक, तो वो राजस्थान सहकारी सोसाइटी अधिनियम के तहत वो पंजीकृत होगा। लेकिन अगर कोई बैंक एक से अधिक राज्य में अगर वो एक से अधिक राज्य या फिर यूटीज में अगर वो अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा है, तो उसे फिर बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 के तहत उसे पंजीकृत करना होगा, और उस पर जो नियंत्रण होता है या उसके लिए जो कानून निर्माण किया जाता है वो केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है ना। यहाँ पर जो ये जो अधिनियम है इसके लिए जो संबंधित राज्य सरकार है वो कानून बनाती है, जबकि बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम 2002 ये इसके लिए जो कानून बनाती है वो बनाती है हमारी जो केंद्र सरकार है वो। अर्थात जो सहकारिता जो विषय है, जो सहकारिता विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है ना। कि इसके लिए जो राज्य सरकार है वो भी कानून बना सकती है और जो केंद्र सरकार है वो भी कानून बना सकती है। तो ये पंजीकरण दो प्रकार से इन बैंकों का होता है। अब अगर हम बात करें कि जो सहकारी बैंक हैं इनका वर्गीकरण कैसे होता है, तो ये मुख्य रूप से इनके 4 वर्गीकरण है, टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3 और टीयर 4। तो जो टीयर 1 है उसको अगर हम इस वर्गीकरण को आपको परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, प्रारंभिक परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना चाहिए। तो जो टीयर 1 है उसमें लगभग 100 करोड़ रुपए तक की जो जमा राशि होती है वो इसके अंतर्गत आती है ना। 100 करोड़ रुपए से अधिक होने पर 100 करोड़ से और 1000 करोड़ रुपए के बीच की जो जमा राशि होती है वो टीयर 2 के तहत आती है। 1000 करोड़ से लेकर के और 10,000 करोड़ तक की जो कुल जमा राशि होती है वो टीयर 3 के तहत आती है, और 10,000 करोड़ से अधिक की जमा राशि वाले जो बैंक होते हैं वो टीयर 4 के तहत वो आते हैं। तो ये मुख्य रूप से 4 मोटा मोटा वर्गीकरण जो है सहकारी बैंकों का या यूनियन अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का ये वर्गीकरण होता है। अब हम बात करते हैं कि इन पर नियंत्रण और विनियमन कौन करता है। तो जैसा मैंने बताया कि अभी जो पंजीकरण की हमने बात की, तो पंजीकरण मुख्य रूप से दो प्रकार से होता है। एक तो राज्य का जो अधिनियम है उसके तहत, और एक जो केंद्र सरकार का जो अधिनियम है बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, उसके तहत उनका पंजीकरण होता है। लेकिन जो यहाँ पर विनियमन होता है वो भी दो प्रकार से होता है। एक जो विनियमन होता है वो आरबीआई द्वारा किया जाता है। आरबीआई इन दो कानूनों के तहत करती है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, अर्थात जो ये यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, ये जो बैंकिंग संबंधी जो कार्य करते हैं ना, बैंकिंग संबंधी जो कार्य करते हैं उनका रेगुलेशन कौन करता है, वो आरबीआई करता है। और इनके जो पंजीकरण संबंधी पंजीकरण हुआ, इनका प्रशासन कैसे चलेगा, ये सब जो कार्य होता है ये संबंधित जो रजिस्ट्रार है वो करता है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि 1949 वाला जो अधिनियम है उसमें 1966 में एक संशोधन के द्वारा इन जो यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको इस अधिनियम के दायरे में लाया गया। यानी कि पहली बार 1966 में इन यूसीबीज को बैंकिंग अधिनियम के अंतर्गत इन्हें लाया गया था। उसी प्रकार से बैंकिंग विनियमन संशोधन अधिनियम 2020 भी है। तो ये जो यूसीबीज हैं उनके ऊपर जो रिजर्व बैंक है उनका अधिक नियंत्रण प्रदान करता है, और उनके प्रबंधन और प्रशासन में हस्तक्षेप करने का भी ये अधिकार रखता है, ताकि जो ये हमारे शहरी सहकारी बैंक हैं ये अधिक बेहतर रूप से अपनी जो वित्तीय स्वास्थ्य है इनका लगातार बना रहे, वित्तीय स्थिरता यहाँ पर बनी रहेगी। अर्थात जो जैसे कई मामले होते हैं कि जो ये छोटे बैंक होते हैं, जो सहकारी बैंक होते हैं, वो अपनी क्षमता से ज़्यादा वो ऋण प्रदान कर देते हैं।
ना, वो अपने पास प्रॉपर सीआरआर जो एसएलआर जो प्रॉपर रेगुलेशंस होते हैं आरबीआई के, उनको वो मेंटेन नहीं कर पाते हैं, जिसके माध्यम से उनका जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो लगातार खराब होता रहता है। तो इसीलिए जो आरबीआई है, आरबीआई को अधिक नियंत्रण यहाँ पर प्रदान किया गया है, ताकि इनका जो वित्तीय स्वास्थ्य है वो अधिक बेहतर बना रहे और ये फेलियर की तरफ ना जाए। और जो सहकारी समितियों का रजिस्ट्रार होता है, वो अगर सिर्फ राज्य सरकार में अगर पंजीकृत है, तो राज्य सरकार और केंद्र सरकार का जो अधिनियम है उसके तहत अगर वो पंजीकृत है, तो वो मुख्य रूप से इन यूसीबीज के प्रशासनिक कार्यों को ये नियंत्रित करता है। जैसे इनका रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, किस प्रकार से यहाँ पर भर्ती होगी, है ना, ये सभी जो कार्य है वो संबंधित जो रजिस्ट्रार है वो ये करता है। तो मुख्य रूप से दोहरा विनियमन जो शहरी सहकारी बैंक हैं उनके ऊपर ये लागू होता है। अब हम बात कर लेते हैं कि इन यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स का महत्व क्या है और इनको क्या चुनौतियां हैं। तो सबसे पहले इनका बहुत ही महत्वपूर्ण जो महत्व है वो है, ये वित्तीय समावेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, क्योंकि ये जहां पर कार्य करते हैं वहां पर अभी जो प्रॉपर जो अनुसूचित हमारे बैंक होते हैं, वाणिज्यिक बैंक जो होते हैं, उनका पेनिट्रेशन उतना ज़्यादा नहीं होता है, वो उतने ज़्यादा वहां पर उपलब्ध नहीं होते हैं जितने की ज़्यादा ये यूसीबीज उपलब्ध होते हैं। तो ये मुख्य रूप से लघु उधारकर्ताओं और कम आय वाले समूहों को अपनी सेवा प्रदान करते हैं, जिससे कि वित्तीय समावेशन और बेहतर हो पाता है। स्थानीय स्तर पर ये क्रियाशील होते हैं, क्योंकि जो ये यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं इनकी स्थापना स्थानीय लोगों द्वारा की जाती है, स्थानीय लोगों की भूमिका वहां पर ज़्यादा होती है, तो ये स्थानीय स्तर पर अधिक क्रियाशील होते हैं, जिससे कि ये विशिष्ट समुदायों के बीच कार्य करते हैं और उनके अनुरूप उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक व्यापारी वर्ग है, वो साथ मिलकर के एक यूनियन कोऑपरेटिव बैंक सोसाइटी की वो अपनी स्थापना करते हैं, तो वो उन व्यापारियों को ध्यान में रखकर ही उन्हें वित्तीय सेवाएं प्रदान करेंगे। तो जो जिस प्रकार की वित्तीय सेवाएं उन्हें आवश्यक होती हैं वो यहाँ पर उन्हें प्रदान करते हैं, जिससे कि ये अधिक बेहतर रूप से अन्य बैंकों की तुलना में अपनी सेवाएं वहाँ प्रदान कर पाते हैं। साथ ही यहाँ पर जो प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग है वो भी यहाँ पर ज़्यादा है, वो यहाँ पर 60% है, जबकि जो सामान्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं वहाँ पर लगभग 40% प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग वहाँ पर ये होती है। तो यहाँ पर ये 60% है, तो यहाँ पर प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग जो है वो यहाँ पर ज़्यादा होती है, जैसे शिक्षा के संदर्भ में, लघु व्यापार के संदर्भ में, एमएसएमई सेक्टर में, है ना। तो इस प्रकार से अलग अलग जो हमारे पीएसएल सेक्टर से कृषि के संदर्भ में, तो उनको जो ऋण है वो यहाँ पर अधिक प्रदान हो पाता है। लेकिन इन महत्व के बावजूद भी इनकी बहुत सी चुनौतियां बनी हुई है, जैसा मैंने स्टार्टिंग बताया था आपको कि इनके पास में जो वित्त को लेकर के हमेशा कुछ ना कुछ समस्याएं बनी रहती हैं, है ना। तो यहाँ पर जो एक मुख्य समस्या है कि ये बहुत ही कम राज्यों में ये सीमित है ना। अब जो बात की गई है कि 5 साल में, आने वाले 5 साल में लगभग सभी जो 2 लाख से अधिक आबादी वाले शहर हैं उनमें इनकी स्थापना की जाएगी, तो उससे ये जो चुनौती है ये कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर आरबीआई का भी विनियमन है और राज्य जो सहकारी निकाय हैं उनका भी यहाँ पर विनियमन है, तो कई बार ये दोहरा विनियमन जो है वो इनको अपने कार्य को करने में कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत बाधा उससे उत्पन्न होती है। इसी प्रकार से जो लघु वित्त बैंक हम देख रहे हैं, अभी जो हम फिनटेक देख रहे हैं, इनके माध्यम से अब इन्हें जो बाजार प्रतिस्पर्धा है वो इन्हें मिलने लगी है, क्योंकि इन जो क्षेत्रक हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक्स हैं या फिर जो हम पेमेंट बैंक्स देखते हैं, वो भी उन्हीं लोगों को टारगेट करते हैं जिन लोगों को जो हमारे यूनियन कोऑपरेटिव बैंक से टारगेट करते थे, सेवाएं प्रदान करते थे। और जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है ये और अधिक अच्छे तरीके से अपनी सेवाएं प्रदान कर पाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर सिर्फ आरबीआई का ही विनियमन है, आरबीआई का रेगुलेशन है। इसके माध्यम से इनके जो क्रियाकलाप होते हैं, जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है, इनके नियम जो होते हैं वो कहीं ना कहीं अपेक्षाकृत सरल होते हैं, ये जल्दी काम करते हैं, जल्दी ये ऋण प्रदान करते हैं। इसलिए अब जो यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रतिस्पर्धा है इन बैंकों से इन्हें मिल रही है। तो ये कुछ इनकी प्रमुख चुनौतियाँ थी। अब हम देख लेते हैं कि जो हमने बात की थी कि जो शहरी ऋण संस्थाएं होती हैं या शहरी बैंक होता है, सहकारी बैंक जो होते हैं, उनकी क्या संरचना है। तो ये हमारी सहकारी ऋण संस्थाएं हैं। तो इसमें एक शहरी सहकारी बैंक होते हैं, एक ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं। तो जो शहरी सहकारी बैंक हैं वो तो अपना यहीं तक सीमित होते हैं, लेकिन जो ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं होती हैं वो भी 2 प्रकार की होती हैं। एक होती है अल्पकालिक संरचना और एक होती है दीर्घकालिक संरचना, अर्थात ये कम समय के लिए काम करती हैं, ये लंबे समय के लिए, या एक तरीके से ये स्थायी संस्थाएं होती हैं। जैसे राज्य सहकारी बैंक है, केंद्रीय सहकारी बैंक है, प्राथमिक ऋण
प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, तो ये किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए इनकी स्थापना की जाती है और जब वो उद्देश्य पूरा होता है तो फिर इन्हें समाप्ति कर दिया जाता है। इसी प्रकार जो दीर्घकालीन संरचनाएं हैं उसमें राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक है, ये कुछ दीर्घकालिक संस्थाएं होती हैं। तो ये मुख्य रूप से जो सहकारी ऋण संस्थाएं हैं उनका मोटा मोटा वर्गीकरण हमने देख लिया। मुख्य रूप से दो प्रकार की होती हैं। अभी हमने शहरी सहकारी बैंकों को काफी विस्तार से कर लिया है कवर। अगर आगे कभी न्यूज में ग्रामीण सहकारी ऋण संस्थाएं होंगी तो इनको भी हम आगे न्यूज में विस्तार से कवर करेंगे। अब जो शहरी सहकारी बैंक हैं और जो मुख्य वाणिज्यिक बैंक होते हैं उनके अंदर क्या डिफरेंसेस हैं वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो स्वामित्व का अंतर है कि यहाँ पर जो सदस्यों द्वारा स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है, क्योंकि ये सहकारी बैंक होते हैं। तो सहकारिता में क्या होता है कि जो स्वामित्व है वो उसके जो सदस्य होते हैं उनको ये प्रदान होता है, लेकिन यहाँ पर ये शेयर धारकों को होता है जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं। तो और जो शेयर धारक हैं वो सार्वजनिक भी हो सकते हैं और निजी भी हो सकते हैं। जैसे हम देखते हैं सार्वजनिक का एग्जाम्पल कौन सा है, एसबीआई हुआ, पीएनबी हुआ। तो ये कुछ सार्वजनिक बैंक हैं जिनमें जो सरकार है, सरकार की भागीदारी यहाँ पर ज़्यादा है। निजी संस्थाओं में हम देखते हैं जैसे हमने एक्सिस बैंक देखा है ना, आईसीआईसीआई बैंक है ना, तो ये सभी कौन से निजी संस्थाएं हैं। तो यहाँ पर जो स्वामित्व है, स्वामित्व के स्तर पर हमने अंतर को देख लिया। विनियमन है, विनियमन हम देखा कि यहाँ पर आरबीआई प्लस जो संबंधित रजिस्ट्रार होते हैं उनके द्वारा दोहरा नियंत्रण यहाँ पर होता है, जबकि जो वाणिज्यिक बैंक होते हैं उन पर सिर्फ आरबीआई का ही नियंत्रण होता है, पूर्ण नियंत्रण आरबीआई का ही होता है। लाभ के उद्देश्य की बात करें तो इनका जो उद्देश्य होता है वो मुख्य रूप से अधिक लाभ कमाना नहीं होता है, बल्कि जो इनके सदस्य हैं उन सदस्यों को सेवाएं प्रदान करना इनका मुख्य उद्देश्य होता है। जबकि जो वाणिज्यिक बैंक है वो अधिक लाभ कमाने पर ध्यान देते हैं, जिससे कि जो इनका कार्य संचालन है उसमें भी प्रभाव पड़ता है कि जहाँ पर हम लाभ के उद्देश्य से काम करेंगे तो वहाँ पर जो काम है ज़्यादा इफेक्टिव और ज़्यादा तेजी से हो पाता है, और यहाँ पर ये लाभ कमाना उद्देश्य नहीं होने के कारण जो यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं इनकी जो कार्यशैली है वो कहीं ना कहीं थोड़ी शिथिल हो जाती है। ऋण देने का अगर मुख्य फोकस देखें तो ये लघु व्यवसाय और स्वरोजगार और कमजोर वर्ग है उसको ये ऋण प्रदान करते हैं। वहीं अगर वाणिज्यिक बैंक है वो बड़े कॉर्पोरेट ऋण प्रदान करते हैं, खुदरा बैंकिंग, सरकारी परियोजनाएं उनको ये ऋण प्रदान करते हैं। मतदान के अधिकार की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सहकारी सदस्य हैं, सहकारी बैंक के जो भी सदस्य हैं उनको एक सदस्य एक मत प्रणाली से उन्हें वोट देने का अधिकार होता है। वहीं जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके जो शेयर हैं, शेयर के आधार पर उनके मताधिकार को निर्धारित किया जाता है। तो ये मुख्य रूप से हमने जो यूनियन कोऑपरेटिव बैंक्स हैं और जो वाणिज्यिक बैंक हैं उनके मुख्य अंतर को हमने देख लिया है। अब अगर हम बात करें कि इस टॉपिक पर किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी द्वारा पूछे गए हैं, तो 2021 में यूपीएससी ने भारत में शहरी सहकारी बैंक पर प्रश्न पूछा है। उसमें 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं। पहला स्टेटमेंट है राज्य सरकारों द्वारा स्थापित स्थानीय मंडलों द्वारा उनका पर्यवेक्षण एवं विनियमन किया जाता है। तो इन पर किनका विनियमन होता है हमने अभी देखा था, तो ये स्टेटमेंट सही है गलत बताइए। दूसरा है वे इक्विटी शेयर और अधिमान शेयर जारी कर सकते हैं। अधिमान शेयर का मतलब हुआ प्रेफरेंस शेयर, वो जारी कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तीसरा है कि उन्हें वर्ष 1966 में एक संशोधन के द्वारा बैंककारी अधिनियम 1949 के कार्य क्षेत्र में लाया गया था। तो ये 3 स्टेटमेंट यहाँ पर दिए गए हैं, इनमें से कौन सा सही है इसको आपने आंसर में बताना है। अब हमारे जो सेकंड टॉपिक है उस पर हम आते हैं। हमारा सेकंड टॉपिक बात कर रहा है भारत की जैव अर्थव्यवस्था के बारे में। जैव अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हुआ, बायो इकोनॉमी। तो जो बायो संसाधन होते हैं है ना, जो जैव संसाधन होते हैं उनके आधार पर जो इकोनॉमी होती है उसी को जैव अर्थव्यवस्था कहा जाता है। तो अभी जो अनुमान लगाया गया है वो क्या लगाया गया है कि केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री के अनुसार भारत की जैव अर्थव्यवस्था आने वाले वर्षों में लगभग 300 अरब डॉलर की हो जाएगी। यानी कि जो आने वाले कुछ समय है उसमें भारत की जो बायो इकोनॉमी है वो 300 अरब डॉलर होने की संभावना है। अगर हम अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारा GS3 का जो टॉपिक है अर्थव्यवस्था और जैव प्रौद्योगिकी यानी कि इकोनॉमी और साइंस टेक, इन दोनों को जोड़ करके हमें इस टॉपिक को कवर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि ये उन्होंने किस आधार पर ये बात कही है कि 300 अरब डॉलर वो हो जाएगी। तो अभी हुआ क्या है कि भारत की जो ब्रिक्स संस्था है यानी कि बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च एंड इनोवेशन काउंसिल, उसकी द्वितीय स्थापना दिवस था। उसी को संबोधित करते हुए केंद्रीय राज्य मंत्री द्वारा ये बात कही गई कि आने वाले समय में भारत की जो जैव अर्थव्यवस्था है वो 300 अरब डॉलर की वो
हो जाएगी। यहीं पर उन्होंने अभी जो ये ब्रिक्स संस्था है इसी के तहत बायो एंटरप्राइज इनोवेशन पार्क की स्थापना की घोषणा भी की है, जो फरीदाबाद के पास में 200 एकड़ की जमीन पर ये खोला जाएगा। फरीदाबाद अभी दूसरे कारणों से चर्चा में है। अगर आप न्यूज़ को कवर कर रहे हैं तो कुछ आतंकवादी घटनाएं, आतंकवादियों को यहाँ से गिरफ्तार किया गया है। तो फरीदाबाद में 200 एकड़ में जो ब्रिक का इनोवेशन पार्क है उसे स्थापित किया जाएगा। और जो ब्रिक है, ये ब्रिक क्या है? ब्रिक एक संस्था है जिसकी स्थापना 2023 में हुई थी और इसे केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है, इसके द्वारा 14 स्वायत्त संस्थानों को मिलाकर के इसको स्थापित किया गया था। कि जो पहले 14 ऑटोनोमस बॉडीज काम कर रही थी जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में, उन सभी को मिलाकर के अब ब्रिक की स्थापना की गई है ताकि अधिक बेहतर रूप से जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में कार्य किया जा सके। तो ये तो हमारी न्यूज़ हो गई कि न्यूज़ क्या थी। अब हम बात करते हैं कि बायो इकोनॉमी होती क्या है। तो बायो इकोनॉमी का जैसा अर्थ मैंने आपको बताया था कि नवीकरणीय जैव संसाधनों का उपयोग करके खाद्य पदार्थों, ऊर्जा और औद्योगिक वस्तुओं का उत्पादन करना, यही जो है जैव अर्थव्यवस्था कहलाता है। अर्थात जो जैव संसाधन है उनका उपयोग करके अर्थव्यवस्था से संबंधित जो गतिविधियां होती हैं वो संपन्न करना ही जैव अर्थव्यवस्था कहलाता है। इसके माध्यम से, क्योंकि ये सस्टेनेबल होती हैं, अधिक संधारणीय होती हैं और ये आर्थिक समृद्धि को बढ़ावा देती है, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ को ये बढ़ावा देती है, क्योंकि ये अधिक सस्टेनेबल होती हैं, ये अधिक मात्रा में उपलब्ध होती हैं, आने वाले समय में इनके समाप्त होने की संभावनाएं कम है, तो ये लंबे समय तक हमें टिकाऊ विकास प्रदान कर सकती हैं। इसके अगर महत्व की बात करें तो ये पर्यावरण को हो रहे नुकसान की चुनौतियों का सतत समाधान प्रदान करती हैं, है ना। जो अभी हम देख रहे हैं जलवायु परिवर्तन की जो एक समस्या है, जैसे प्लास्टिक उपयोग की बात हम करते हैं, जैसे हम जो जो ईंधन है, ईंधन के रूप में हम आइस ईंधन की बात करते हैं, जो का है हम जो जीवाश्म ईंधन है उसकी हम बात करते हैं। तो जीवाश्म ईंधन है वो सतत विकास को कहीं ना कहीं वो रोकता है, जलवायु परिवर्तन को वो बढ़ावा देता है। जो वैश्विक तापन है, इस तरह की समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं इस प्रकार के जीवाश्म ईंधन के उपयोग से। जबकि जो जैव ईंधन है, जैव ईंधन कहीं ना कहीं पर्यावरण को होने वाले नुकसान को जो कम करता है। इसीलिए हमने अभी हाल ही में देखा कि हमने जो E20 को लेकर के आई है सरकार, अर्थात जो पेट्रोल है, पेट्रोल में एथेनॉल ब्लेंडिंग को बढ़ाया जा रहा है, जिससे कि जो सतत विकास है उसकी तरफ हम जाएं। जो पर्यावरण को होने वाला नुकसान है, जो एमिशन है, जो उत्सर्जन हो रहा था जीवाश्म ईंधनों के द्वारा, उसे कहीं ना कहीं कम किया जा सके। तो ये पर्यावरण को उत्पन्न होने वाली चुनौतियों का सतत समाधान प्रदान करते हैं और समाज के समग्र कल्याण को ये बढ़ावा देते हैं। अर्थात जो जैव संसाधन है उनका उपयोग करके हम समाज के समग्र कल्याण को बढ़ावा दे सकते हैं। अर्थात इनके ऊपर किसी एक व्यक्ति का केंद्र का अधिकार नहीं होगा। ये कहीं ना कहीं जो समुदाय है, समुदाय आधारित ये जैव अर्थव्यवस्था हो सकती है। भारत की वर्तमान स्थिति की बात करें, अभी जैसे हमने कहा कि कुछ वर्षों में 300 करोड़ हो सकती है, तो अभी कितना है उसकी स्थिति? तो 2014 में भारत की 10 अरब डॉलर की जैव अर्थव्यवस्था थी, तो 2024 में बढ़कर के लगभग 165.7 अरब डॉलर हो गई है। लगभग 16 गुना के आसपास ये बढ़ गई है। और इसीलिए अब कहा जा रहा है कि 2030 तक जो है हम 300 अरब डॉलर तक यहाँ पर हम हो जाएंगे, अपनी जैव अर्थव्यवस्था को ले जा पाएंगे। अगर यहाँ पर हम अग्रणी राज्यों की बात करें तो इस मामले में महाराष्ट्र जो है वो पहले स्थान पर है और उसके बाद कर्नाटक का स्थान है। अर्थात महाराष्ट्र और कर्नाटक में जैव अर्थव्यवस्था से संबंधित जो गतिविधियां हैं वो ज़्यादा वहाँ पर हो रही हैं। अब हम बात करते हैं कि जो इसके प्रमुख क्षेत्र कौन कौन से हैं जैव अर्थव्यवस्था के। तो सबसे पहले है जैव औद्योगिक, है ना। जो जैव संसाधन है उनका इंडस्ट्रियल उपयोग क्या क्या है। जैसे इसमें जैव ईंधन हमने बात की, अभी एथेनॉल ब्लेंडिंग की बात की, बायोप्लास्टिक की हमने बात की। जैव ईंधन मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं ना, 4 स्टेज होते हैं ना, 4 जनरेशन होते हैं इसकी। तो वो जैव ईंधन, बायोप्लास्टिक, विभिन्न प्रकार के एंजाइम आधारित अनुप्रयोग, इनका ये जैव औद्योगिक में आ जाएगा। बायोफार्मा हुआ, जिसमें औषधियाँ, चिकित्सा उपकरण, बायोलॉजिक्स का इनका निर्माण करना, यानी कि जैव संसाधनों का उपयोग करके औषधियों का निर्माण करना, चिकित्सा उपकरणों का निर्माण करना। जैव कृषि है कि जैव कृषि को बढ़ावा दिया जाए, जिसमें कि हम अभी तक जो हम रासायनिक फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे, केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग कर रहे थे, वहाँ पर अब हम जो जैव उर्वरक हैं उनका उपयोग करें। ठीक है। उसी प्रकार से आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलें जो कि अधिक उत्पादन कर सकती हैं उसका उपयोग किया जाए। परिशुद्ध कृषि यानी कि प्रिसीजन फार्मिंग, जितना उर्वरक चाहिए, है ना,
जितना सिंचाई चाहिए ना, इसके आधार पर जो कृषि की जाती है उसे परिशुद्ध या प्रिसिजन फार्मिंग कहा जाता है। जैव आधारित उत्पाद जैसे बीटी कपास, ये जैव अनुसंधान भी एक क्षेत्रक है, यानी कि जहाँ पर हम क्लिनिकल ट्रायल्स करेंगे, जैव सूचना विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी सॉफ्टवेयर, ये सब जो है ये चारों मिलकर के हमारे जैव अर्थव्यवस्था को संपूर्ण ये बनाते हैं। उसमें जैव औद्योगिकी सबसे ज़्यादा है, फिर बायोफार्मा है, फिर जैव कृषि है और जैव अनुसंधान है। तो ये मुख्य 4 उपक्षेत्रक जैव अर्थव्यवस्था के भारत में इस टाइम पे विद्यमान है। अब हम बात करते हैं कि भारत सरकार द्वारा या भारत के द्वारा अभी तक जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए क्या-क्या पहलें की गई हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण पहल है बायो ई3 नीति, है ना? जो बायो ई3 नीति है, वो नीति क्या कहती है कि ये ई3 का मतलब क्या हुआ? एक ही ई हुआ एम्प्लॉयमेंट, अर्थ इकोनॉमी, एक ई का मतलब हुआ एनवायरनमेंट और एक ई का मतलब हुआ रोजगार, यानी कि एम्प्लॉयमेंट। यानी कि बायो संसाधन है उनका उपयोग करके अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना और रोजगार सृजन करना, ये मुख्य रूप से इस नीति का उद्देश्य है। और 2024 में इस नीति को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा मंजूरी प्रदान की गई थी। और इस नीति का जो मुख्य उद्देश्य है वो है उच्च प्रदर्शन वाले जैव निर्माण को बढ़ावा देकर अर्थव्यवस्था, पर्यावरण और रोजगार को रोजगार के जो 3 मुख्य, ये तीनों जो हैं, इन तीनों की जो चुनौतियां हैं उनका समाधान करना इस नीति का उद्देश्य है। हमारी जो बायो ई3 नीति है ये सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है जैव अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए। इसके माध्यम से जो पर्यावरण पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वाले जो कारक हैं उनको कम करके और अधिक पर्यावरण अनुकूल संसाधनों का उपयोग किया जा रहा है। जो बायो इकोनॉमी क्षेत्रक है उसमें रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी प्रकार से जो जो जैव संसाधनों का उपयोग करके जो आर्थिक गतिविधियां की जा सकती हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई इथेनॉल प्लांट लगाना चाहता है, इथेनॉल उत्पादन का अगर कोई प्लांट लगाना चाहता है तो सरकार इस नीति के तहत उन्हें सहायता प्रदान करती है, उन्हें बहुत प्रकार की सब्सिडीज प्रदान की जाती हैं। तो ये सब जो है जो बायोटेक्नोलॉजी है उसका उपयोग करके अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक में, पर्यावरण के क्षेत्रक में और रोजगार के क्षेत्रक में बढ़ावा देने के लिए बायो ई3 नीति को लाया गया था और ये इस दिशा में काफी महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। अब इसके अलावा जो राष्ट्रीय बायो फार्मा मिशन है उस मिशन के तहत इनोवेट इन इंडिया यानी कि आई3 मिशन ये भी लाया गया है। और ये जो मिशन है ये जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद BIRAC बायरेक के द्वारा ये जो नेशनल बायो फार्मा मिशन है ये लाया गया था। और इस मिशन का जो उद्देश्य है वो विश्व बैंक की $250 मिलियन का वित्त पोषण ये प्रदान कर रहा है। और ये 100 से अधिक परियोजनाओं और 30 सूक्ष्म या लघु मध्यम उद्योगों को ये सहायता प्रदान कर रहा है। अर्थात ये जो नेशनल हमारा बायो फार्मा मिशन है ये हमारी बायरेक संस्था के द्वारा इसे संचालित किया जा रहा है और विश्व बैंक के लगभग $250 मिलियन का वित्त पोषण इसे प्रदान हुआ है। और भारत में 100 से अधिक परियोजनाएं और 30 से अधिक MSMEs जो हैं वो इससे वित्तीय सहायता इन्हें प्राप्त हो रही है। अगर हम बायरेक की बात करें तो बायरेक जो है वो भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 8 के तहत उसे एक गैर लाभकारी संस्था के रूप में उसे पंजीकृत किया गया है। अर्थात जो ये बायरेक है, बायरेक का जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि जैव तकनीकी के संदर्भ में, जैव प्रौद्योगिकी के संदर्भ में जो कंपनियां काम कर रही हैं उन्हें चाहे अनुसंधान के लिए आवश्यक हो, चाहे उन्हें किसी भी प्रकार का वित्त पोषण उन्हें आवश्यक हो, उन सबको ये प्रदान करती है। अर्थात इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो लाभ कमाना नहीं है, ये गैर लाभकारी संस्था है। और ये अनुसूची बी के तहत एक सार्वजनिक क्षेत्र की संस्था है। अर्थात जो भारतीय कंपनी अधिनियम है उसके तहत जो अनुसूची है, अनुसूची बी है, इसके तहत जितनी भी संस्थाएं होती हैं वो सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाएं इसके तहत ही पंजीकृत होती हैं। और ये भारत का जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग है उसके तहत ये कार्य कर रहा है, जिसके तहत हमारी जो हमने ब्रिक्स जो संस्था की बात की थी वो भी इसी विभाग के तहत कार्य कर रही है। जैव ऊर्जा के संदर्भ में हमने जैसे बात कर ही ली है कि हमने 2025 में 20% इथेनॉल मिश्रण का जो लक्ष्य है वो 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया है। अर्थात ये लक्ष्य हमने रखा था 2030 के लिए, है ना? 2030 के लिए ये लक्ष्य रखा गया था, लेकिन इसे 5 वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया गया है। और आने वाले समय में इथेनॉल ब्लेंडिंग को सरकार और ज़्यादा बढ़ावा देने की बात कर रही है।
तो हमने देख लिया कि ये प्रमुख पहले क्या थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इस पर क्या प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो क्योंकि भारत में जैव अर्थव्यवस्था को लेकर के काफ़ी ज़्यादा संभावनाएँ हैं, तो यूपीएससी से प्रश्न पूछ सकती है कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था न केवल सतत विकास और हरित प्रौद्योगिकी यानी कि ग्रीन टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देने का माध्यम है, बल्कि ये ग्रामीण आजीविका और औद्योगिक नवाचार का भी आधार बन सकती है। क्योंकि जो जैव संसाधन है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही पाए जाते हैं, तो ग्रामीण आजीविका को भी इससे बढ़ावा मिल सकता है। तो भारत में जैव अर्थव्यवस्था की प्रमुख संभावनाएं और उसके विकास के लिए जो निहित चुनौतियां हैं उनका विश्लेषण करने की यहाँ पर ये प्रश्न आपसे मांग कर रहा है। तो आप बताइएगा इसमें पॉइंट वाइज कि भारत में जैव अर्थव्यवस्था के लिए क्या क्या संभावनाएं हैं और क्या क्या चुनौतियां विद्यमान है, ये आपको इस आंसर में बताना चाहिए। हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ की हम बात करते हैं, जो है भारत का विकास सहयोग मॉडल। अर्थात जो भारत है, भारत किस प्रकार से विभिन्न देशों का सहयोग करके और उनको विकसित करने का प्रयास करता है। तो यही भारत का विकास सहयोग मॉडल है और ये भारत की विदेश नीति का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आयाम है। जिस प्रकार से हम ग्लोबल साउथ की बात करते हैं, ग्लोबल साउथ में भारत अपनी लीडरशिप को काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा देता है। और जो ग्लोबल साउथ के जो देश हैं, चाहे वो अफ्रीका के देश हों, चाहे वो दक्षिण एशिया के देश हों, चाहे वो दक्षिण अमेरिका के देश हों, ये सभी देश भारत की जो लीडरशिप है उसको ये मानते भी हैं, क्योंकि भारत के द्वारा हमेशा उन देशों की आवश्यकता के अनुरूप उन्हें सहायता प्रदान की जाती है। बनिस्पत इसके जो अन्य देश होते हैं वो क्या करते हैं कि वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें सहायता प्रदान करते हैं। जैसे अगर उन्हें कहीं उस देश में अगर खनन करना है तब वो उसे प्रदान करेंगे, या जैसे चीन की अगर हम बात करें तो चीन वहाँ पर ऋण जाल कूटनीति का उपयोग करता है, जबकि भारत जो है, भारत उन्हें आवश्यकता अनुरूप उन्हें ऋण प्रदान करता है। और बहुत से वो जो ऋण होते हैं वो ऋण बिना ब्याज के भी होते हैं और लंबी अवधि के ऋण भारत द्वारा प्रदान किए जाते हैं। और भारत वहाँ पर अवसंरचना विकास करता है तो वो उस क्षेत्र की आवश्यकता के अनुरूप करता है, ना कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप करता है। तो यही इस मॉडल की बात करते हैं। तो अब इस मॉडल में क्या है, तो भारत का जो विकास सहयोग मॉडल है ये पारंपरिक सहायता का एक विशिष्ट विकल्प हो सकता है। पारंपरिक सहायता क्या है? पारंपरिक सहायता हुआ कि बस वित्तीय सहायता प्रदान कर दी गई। जैसे जो देश, बड़े देश होते हैं वो क्या करते हैं कि जैसे किसी देश को अगर सहायता की आवश्यकता है तो वो उसे वित्तीय सहायता प्रदान कर देंगे, जबकि उस देश, संबंधित देश के पास ना तो उस प्रकार की टेक्नोलॉजी है ताकि वो उस वित्त का उपयोग कर पाए, ना उस प्रकार का उसके पास में कौशल संसाधन है जिससे कि वो उस वित्त का उपयोग करके अपना विकास कर पाए। तो सिर्फ वित्त सहायता प्रदान करना ही जो है वो आवश्यक नहीं है, उसके अलावा जो अन्य सहयोग है वो भी प्रदान किया जाना चाहिए, वही ये मॉडल बात करता है। तो भारत का जो विकास सहयोग मॉडल है वो स्थानीय स्वामित्व को वैश्विक विश्वसनीयता के साथ मिश्रित करने का प्रयास करता है और दक्षिण दक्षिण सहयोग के लिए एक नया दृष्टिकोण परिभाषित करता है, जो केवल सहायता पर निर्भरता से आगे बढ़ने पर बल देता है। कि यहाँ पर जो सहायता है, सहायता को इस प्रकार से दिया जाए कि जो देश है वो आत्मनिर्भर बन पाए। ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, ये बहुत ही फेमस जो कहावत भी है कि किसी को मछली देने से अच्छा है कि उसे मछली पकड़ना सिखा दो, जिससे कि वो मछली, अगर आप एक मछली दे देते हो तो वो एक समय अपना भोजन, एक समय का भोजन उसे प्राप्त हो जाएगा। लेकिन अगर उसे मछली पकड़ने का कौशल अगर उसे मिल जाता है, वो स्किल अगर उसके पास आ जाता है, तो वो अपना आजीवन अपना पेट भर सकता है। तो इसी दृष्टिकोण को जो है भारत का जो विकास मॉडल है वो इसे रखता है। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो हमारा जो GS2 का अंतर्राष्ट्रीय संबंध IR का टॉपिक है, उसमें भारत की विदेश नीति के तहत ये इसको हमें कवर करना चाहिए। अब हम बात करते हैं कि भारत के जो विकास सहयोग मॉडल उसकी मुख्य विशेषताएं क्या क्या हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है मांग संचालित अप्रोच, यानी कि जो उस देश की आवश्यकता है उसके अनुरूप उन्हें सहायता प्रदान की जाए। उनकी जो आवश्यकता है उसकी मांग वो देश करेंगे, फिर हम उसे सहायता देंगे, ना कि हमारे पास जो उपलब्ध है वो हम उन्हें प्रदान कर दें। तो यही ये बात करता है कि यह, इसका अर्थ है कि प्रस्ताव साझेदार सरकारों से उत्पन्न होते हैं, अर्थात जो भी देश वहां पर सहयोग कर रहे हैं वो साथ मिलकर के जो मांग है उसको वो अप्रोच करते हैं। जैसे भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी कोष है ना, भारत जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के साथ मिलकर के एक डेवलपमेंट कोऑपरेशन फंड की उसने स्थापना की है। और इस फंड की जो स्थापना की गई है वो की गई है 2017 में वो की गई है, और संयुक्त राष्ट्र दक्षिण दक्षिण सहयोग कार्यालय के तहत इसकी स्थापना की गई है। अर्थात जो साउथ साउथ जो कोऑपरेशन है उसके तहत इसकी स्थापना की गई है। तो जो ग्लोबल साउथ है उसके देश, जो विकासशील और अविकसित देश हैं,
उन देशों को अगर किसी क्षेत्र में अगर उन्हें आवश्यकता है, तो वो यहाँ पर फंड उन्हें प्रदान किया जा सकेगा। क्षमता निर्माण पर भारत बल देता है ना? जिसमें स्थानीय कर्मियों को प्रशिक्षित करना, संस्थाओं को मजबूत करना, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना, ये सब इसमें शामिल है, जिसमें भारत का आईटीसी जो प्रोग्राम है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये लगभग 1964 से लेकर के अब तक अपना कार्य कर रहा है और 160 से अधिक देशों के अधिकारियों को इसने प्रशिक्षित किया है ना? जैसे जो ये अधिकारी हैं, ये प्रशासनिक हो सकते हैं ना, ये रक्षा से संबंधित अधिकारी हो सकते हैं। तो इन अधिकारियों को ये भारत के इस कार्यक्रम के तहत उन्हें प्रशिक्षित किया जाता है, उनको वहां पर, ताकि वो अपने देश में जाकर के विकास कार्यों को वो संचालित कर पाए। तो भारत यहाँ पर क्षमता निर्माण पर बल देता है। अब इसके अलावा और अगर हम बात करें, तो यहाँ पर सुभेद्य देशों को भारत के द्वारा प्राथमिकता प्रदान की जाती है। जैसे जो अल्प विकसित देश हैं, लघु द्वीपीय विकासशील देश हैं, इन देशों को, जैसे जो अल्प विकसित देश हैं, यहाँ पर जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है ना, वो बहुत ज़्यादा यहाँ पर है। तो वहाँ उनको मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी से बाहर निकालने के लिए जो लघु द्वीप विकासशील देश हैं, इनको समुद्री जल स्तर बढ़ने से लगातार खतरा है, इनका जलमग्न होने का खतरा इनके सामने काफ़ी ज़्यादा है। तो इस जो इनको बहुत ही जल्दी इनका आवश्यकता है, इनकी जो ये देश हैं, ये प्राथमिकता वाले देश हैं, इनको जल्दी और त्वरित सहायता की आवश्यकता है, तो उसको भारत ये प्रदान करता है। और इसी के लिए भारत का जो आइडियाज़ प्रोग्राम है, भारतीय विकास और आर्थिक सहायता योजना, ये भारत के आयात निर्यात बैंक के माध्यम से अफ्रीकी व गैर अफ्रीकी विकासशील देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट प्रदान करता है। अर्थात एक प्रकार से जो ऋण है, ऋण की सुविधा इन्हें प्रदान करता है, और ये ऋण जो है बहुत ही कम ब्याज दर पर और लंबी अवधि के लिए उन्हें प्रदान किया जाता है। साथ ही भारत स्थानीय स्वामित्व और बहुपक्षीय विश्वसनीयता का मिश्रण के आधार पर यह काम करता है। अर्थात भारत वहाँ की जो स्थानीय सरकार है वो, और बहुपक्षीय अर्थात जो यूएन जैसी संस्थाएं हैं, उनके साथ मिलकर के उस क्षेत्र में विकास कार्य करता है, ना कि अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप वहां पर विकास कार्य करता है। तो भारत क्या करता है कि संयुक्त राष्ट्र के साथ में साझेदारी करके कार्यान्वयन को अधिक पारदर्शी बनाता है, और इससे जो पहले होती हैं वो द्विपक्षीय राजनीति से आगे बढ़ करके और जो है वो अधिक स्थिर वो हो जाती हैं, है ना? जैसे अगर सिर्फ उस संबंधित देश की सरकार से अगर वो करेगी, तो वहाँ पर अगर सरकार चेंज होती है, या फिर भारत में अगर सरकार चेंज होती है, तो वो जो विकास योजना है वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकती है। जबकि अगर यूएन के साथ मिलकर के अगर उन विकास योजनाओं को चलाया जाएगा, तो आने वाले समय में चाहे दोनों देशों में सरकार अगर चेंज भी होती है, तो भी वो विकास योजनाएं लंबे समय तक चल सकती हैं। तो इसीलिए भारत हमेशा स्थानीय स्वामित्व और बहुपक्षीय विश्वसनीयता के मिश्रण के साथ में काम करता है। जैसे जो भारत का विदेश मंत्रालय है, वो भारत संयुक्त राष्ट्र वैश्विक क्षमता निर्माण पहल के तहत बहुत से जो ग्लोबल साउथ के देश हैं, उनको सहायता प्रदान ये करता है। कुछ और अन्य विशेषताओं की बात करें, तो भारत हमेशा जो दूसरे देश हैं उनके संप्रभुता का सम्मान करता है, उन्हें लागत प्रभावी समाधान प्रदान करता है। अर्थात जैसे भारत में है कि भारत में जो लागत प्रभावी जो समाधान है, जो टेक्नोलॉजी है वो अधिक अफोर्डेबल है, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी वो प्रदान करता है। साथ ही बिना शर्तों वाला समर्थन प्रदान करता है। अर्थात भारत जब भी कोई समर्थन या सहायता किसी देश को प्रदान करता है, तो वो कभी भी उस देश पर कोई शर्त नहीं लगाता है कि आपको इस समय तक हमें ऋण वापस करना होगा, या फिर अगर आपने ऋण वापस नहीं किया तो हम आपके इस पर्टिकुलर क्षेत्र पर कब्जा कर लेंगे, या फिर यहाँ पर भारत की जो सैन्य उपस्थिति है उसको आपको मान्यता देनी होगी। तो इस प्रकार की कोई अनावश्यक शर्तें भारत जो है वो नहीं लगाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे भारत की जो वैक्सीन मैत्री पहल थी, ये सभी जो ग्लोबल साउथ के देश थे उनको भारत ने जो वैक्सीन है वो प्रदान कराई थी। तो इसमें किसी भी प्रकार की भारत ने कोई शर्त नहीं रखी थी, सिर्फ मानवीय रूप से वो सहायता प्रदान की थी। अगर हम एग्जाम्पल के तौर पर देखें, तो जो चीन है, चीन कुछ इस प्रकार की सहायता प्रदान करता है जिसमें वो अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उस देश को सहायता प्रदान करता है। जैसे चीन को श्रीलंका के हम्बनटोटा द्वीप पर अपनी जो सैन्य उपस्थिति है उसको दर्ज कराना था। तो जो चीन ने क्या किया कि चीन ने श्रीलंका को जो ब्याज प्रदान किया, वो ब्याज कुछ शर्तों के साथ प्रदान किया कि अगर आप इस पर्टिकुलर अवधि तक हमें अगर जो ऋण है वो ऋण नहीं चुकाओगे, तो हम आपके हम्बनटोटा जो आपका बंदरगाह है उस पर हम
नियंत्रण कर लेंगे। इसी प्रकार से चीन ने पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह पर किया, म्यांमार के सितवे बंदरगाह पर किया, मालदीव में उन्होंने किया, जिबूती में तो उनका पूरा का पूरा एक सैन्य जो नौसैनिक सैन्य अड्डा ही वहाँ पर उन्होंने बना लिया है। इसी प्रकार से हम BRI की बात करते हैं, तो जो BRI है, BRI कभी भी जो उसके पार्टनर देश हैं उनके विकास के लिए नहीं बनाया गया है। BRI चीन की जो ग्लोबल सप्लाई चेन में जो अपनी उपस्थिति को और बेहतर कराना है, उस उद्देश्य से BRI को बनाया गया, ना कि उन स्थानीय देशों की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें बनाया गया है। तो इस प्रकार से ये जो मुख्य अंतर है कि जो चीन का विकास मॉडल है वो आपूर्ति आधारित, यानी कि जितनी भी परियोजनाएं हैं वो चीन के द्वारा शुरू की जाती हैं, अर्थात ये मांग आधारित नहीं होती हैं। उस देश की क्या स्थानीय आवश्यकता है, इससे चीन को कोई लेना देना नहीं है। चीन सीधा अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें जो सहायता है वो प्रदान करता है। जो परियोजनाएं हैं होती हैं वो रणनीतिक और आर्थिक प्रभाव से प्रेरित होती हैं, जैसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। और अगर द्विपक्षीय सहयोग की बात करें तो मैंने आपको एग्जांपल दिया था श्रीलंका का, म्यांमार का, और जैसे अभी बांग्लादेश को भी उन्होंने ऋण प्रदान किया, नेपाल को भी उन्होंने ऋण प्रदान किया है। तो ये जो छोटे देश होते हैं उनको ये ऋण प्रदान करता है, और अगर वो ऋण वापस नहीं करते हैं तो वो उनके संप्रभु क्षेत्र पर कब्जा कर लेता है, या उन देशों के ऊपर कुछ इस प्रकार से दबाव बनाता है कि उनको चीन के पक्ष में अपनी नीतियों को परिवर्तित करना होता है। इसी को जो है चीन की ऋण जाल कूटनीति कहा भी जाता है, कि आर्थिक रूप से सुभेद्य विकासशील देशों को बड़ी मात्रा में धन उधार देता है और उसके माध्यम से वो उन देश की नीतियों को अपने पक्ष में परिवर्तित कराता है। तो जबकि भारत ऐसा कभी नहीं करता है, भारत हमेशा मांग आधारित अप्रोच पर काम करता है। ठीक है, तो ये चीन के साथ में कुछ मुख्य अंतर था। अब ये है कि जो भारत की जो पहले हैं उसकी जो एक बड़ी समस्या देखने को मिलती है कि भारत की जो परियोजनाएं होती हैं वो समय पर पूरी नहीं होती हैं। जो लाइन ऑफ क्रेडिट है वो अधिक प्रभावी नहीं होता है। तो भारत के ऊपर कुछ आरोप ऐसे लगते हैं कि भारत जो सहायता प्रदान करता है वो सहायता होती तो अच्छी है, लंबे समय के लिए होती है, लेकिन उसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो उसको बढ़ावा देने के लिए चीन को मतलब भारत को क्या करना चाहिए, अपने विकास सहयोग मॉडल को और मजबूत करने के लिए भारत को और क्या करना चाहिए। सबसे पहले पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ावा देना चाहिए, जिसके लिए एक रियल टाइम परिणाम डैशबोर्ड को स्थापित करना चाहिए कि इस परियोजना को पर अगर भारत अपना पैसा दे रहा है या ऋण दे रहा है तो वो परियोजना इस समय तक कितनी पूरी हुई है, कितना ऋण जो अभी तक दिया जाना था क्या वो दिया गया है, उसे किस उद्देश्य के लिए दिया गया था, कहाँ पर वो लगाया गया है, उसका क्या परिणाम निकला है। तो ये सब उस डैशबोर्ड में पता चल जाएगा, जिससे कि परिणाम और जो निर्गत हैं उनको या आउटपुट है उनको समेकित किया जा सकेगा। समावेशी साझेदारी को बढ़ावा देना चाहिए, जिसमें स्थानीय हितधारकों को शामिल करना चाहिए, जिसमें कि जो स्थानीय सरकार है वो तो, और साथ ही स्थानीय नागरिक हैं उनको भी यहाँ पर शामिल करना चाहिए। उदाहरण के लिए चाहे वहाँ के जो नागरिक समाज है, निजी क्षेत्र है, महिलाओं को नेतृत्व करने वाले उद्यम है और वहाँ के जो लोग हैं उनको यहाँ पर शामिल करना चाहिए। साथ ही जितनी भी योजना है उनका आवधिक मूल्यांकन करना चाहिए, जिससे कि एक ऐसा जो भी मॉडल विकसित हो रहा है उसको जो चुनौतियां आ रही हैं उन्हें समय समय पर उन्हें दूर किया जा सके। जैसे जलवायु परिवर्तन और देश में रणनीतिक परिवर्तन अगर होता है तो आवश्यकता अनुरूप उन जो परियोजनाएं हैं उनमें परिवर्तन किया जा सके, उसके लिए आवधिक मूल्यांकन भारत को करना चाहिए। तो ये जो मुख्य रूप से हमारा जो भारत का विकास सहयोग मॉडल था उसके सभी आयामों पर हमने बात कर ली कि भारत के विकास सहयोग मॉडल की क्या मुख्य विशेषताएं हैं, चीन के मॉडल से वो कैसे अलग है, और भारत को अपने विकास सहयोग मॉडल को और बेहतर करने के लिए क्या प्रयास करने चाहिए। तो ये टॉपिक हमारा कवर हो गया। अब हमारी जो आज की लास्ट मुख्य खबर है, डंप साइट रिमेडिफिकेशन एक्सीलरेटर प्रोग्राम यानी कि ड्रैप प्रोग्राम, इस पर हमें बात करनी है। तो ये जो प्रोग्राम है ये जो भारत में आप देखते हैं कि जो बड़े बड़े कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं तो उनको समाप्त करने के लिए ये प्रोग्राम लाया गया है ना। तो यही ये बात करता है। डंप साइट का मतलब क्या हुआ, जो कूड़े के पहाड़ हैं वो उनको रिमेडिएशन यानी कि उसको समाप्त करना, एक्सीलरेटर मतलब तेजी से उन्हें समाप्त करना, ये प्रोग्राम उसका है। और ये ड्रैप को स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के तहत से शुरू किया गया है और ये 1 वर्ष तक चलने वाला लक्षित पहल है, यानी कि 1 वर्ष तक त्वरित रूप से परिणाम इससे प्राप्त होंगे। सितंबर 2026 तक लक्ष्य जीरो डंप साइट का उद्देश्य इसने ये रखा है कि 2026 तक हम जो जीरो डंप साइट्स हैं, जो डंप साइट्स हैं उनको लगभग सबको समाप्त कर दिया जाएगा और जितना भी कूड़ा जो या अपशिष्ट जो है वो उत्पादित हो रहा है उसको
रियल टाइम में उसे उसका उपचार करके और उसको फिर उसे डंप किया जाएगा। मतलब डंप साइट जो हम देखते हैं, कूड़े का जो ढेर देखते हैं, वो भारत से समाप्त करने का उद्देश्य इन्होंने रखा है। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 2021 में शुरू किया गया था और इसका उद्देश्य है सभी शहरों के लिए कचरा मुक्त का दर्जा प्रदान करना। जैसे हम देखते हैं कि जो ग्रामीण स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण है, उसमें ओपन डेफिकेशन या ओडीएफ फ्री, जो ओडीएफ या ओडीएफ फ्री देशों गांवों की हम बात करते हैं, उसी प्रकार से यहाँ पर जो कचरा मुक्त शहर है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है ना। जो ग्रामीण है, ग्रामीण में हम ओडीएफ की बात करते हैं, ओपन डेफिकेशन फ्री, और यहाँ पर कचरा मुक्त शहर की हम बात कर रहे हैं। जो पुराने कूड़ों के ढेर वाले स्थल हैं उन्हें लेगेसी डंप साइट्स कहा जाता है और उनको सफाई करना और उन्हें हरित क्षेत्रों में बदलना इसका एक और मुख्य उद्देश्य है। कि जो लंबे समय तक से जो कूड़े के ढेर बने हुए हैं, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, यानी कि लीगेसी डंप साइट्स हैं, उनको समाप्त करना इसका एक और मोटा उद्देश्य है। अगर पाठ्यक्रम के दृष्टिकोण से बात करें तो हमारा GS3 में जो अपशिष्ट प्रबंधन है उसके तहत ही हमारा कवर हो जाता है। एनवायरनमेंट का जो टॉपिक है अपशिष्ट प्रबंधन, उसमें ये टॉपिक हमारा कवर होगा और प्रारंभिक परीक्षा के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये जो प्रोग्राम है इसके उद्देश्य हमने भी काफ़ी विस्तार से बात की कि कचरे वाले स्थलों की सफाई को प्राथमिकता प्रदान करना और लगभग 8.8 करोड़ मीट्रिक टन पुराने अपशिष्टों को यानी कि लीगेसी वेस्ट को हटाने पर इसने मुख्य ध्यान देना है। लीगेसी वेस्ट क्या होता है? लीगेसी वेस्ट की परिभाषा भी यहाँ बताई गई है कि लैंडफिल या डंप साइट में नगर निगम के पुराने अपशिष्ट जो हैं, पुराने जो पहाड़ बने हुए हैं वो पूरी तरह से या आंशिक रूप से अपघटित हो चुके हैं या उसके अंतर्गत जो बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, ये सभी उसमें शामिल होते हैं। और देश के लगभग 80% जो लेगेसी वेस्ट है वो 202 शहरी स्थानीय निकायों के 214 स्थलों पर ये केंद्रित है। ये आंकड़ा भी यहाँ पर दिया गया है कि 80% जो लेगेसी वेस्ट है वो 202 शहरों में 214 स्थलों पर वो केंद्रित है। इसका जो क्रियान्वयन मंत्रालय है वो हमारा केंद्रीय आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, ये इसका नोडल एजेंसी है, वो इसका कार्यान्वयन मंत्रालय है। और इसकी अगर हम बात करें कि इसमें जो पात्रता है, पात्रता कैसे है कि इसमें सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश इसमें शामिल होंगे जिसमें लेगेसी वेस्ट की समस्या बनी हुई है, ठीक है, या लेगेसी वेस्ट की जो परियोजनाएं अभी चल रही हैं वो सभी इसमें शामिल होंगे। और इस कार्यक्रम के तहत 45,000 मीट्रिक टन से अधिक लेगेसी वेस्ट वाले सभी स्थलों को यहाँ पर प्राथमिकता दी जाएगी कि जिस भी लेगेसी वेस्ट डंप साइट है वहाँ उसकी अगर मात्रा 45,000 मीट्रिक टन से अधिक है तो उसको समाप्त करने के लिए प्राथमिकता दी जाएगी। और यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेशों या पूर्वोत्तर राज्यों के लिए अपशिष्ट की कोई न्यूनतम सीमा यहाँ नहीं रखी गई है। जो राज्य हैं, राज्यों के लिए तो 45,000 मीट्रिक टन की ये सीमा रखी गई है, जबकि केंद्र शासित प्रदेशों और पूर्वोत्तर राज्यों के लिए ये सीमा नहीं रखी गई है। अब हम बात करते हैं कि भारत में जो अभी डंप साइट्स हैं उनकी क्या स्थिति है, उनका प्रबंधन कैसे किया जा रहा है। तो वर्तमान में लगभग 1,428 डंप साइट्स हैं जिनको सफाई करने का काम चल रहा है और उसमें से लगभग 1,048 को पूरी तरह से साफ किया जा चुका है। तो ये बताया ना कि लगभग 214 के आसपास बनी हुई है, तो वो है। तो उन पर ये मुख्य रूप से अपना फोकस करेगा हमारा ड्रैप प्रोग्राम। अब यहाँ पर जो प्रमुख चिंताएं क्या क्या होती हैं, तो सबसे पहले तो जो लीचट या निक्षालन होता है वो एक प्रमुख चिंता है कि डंप साइट से जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट के नीचे से कुछ तरल जो अपशिष्ट है जब वो एक स्थान पर रखा रहेगा तो उससे कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं और ये वहाँ के जो जल है, जल को भी वो दूषित करते हैं और वहाँ की जो फूड चेन है उसमें भी उनके घुसने की संभावनाएं होती हैं। तो एक तो ये निक्षालन की समस्या होती है और दूसरा लैंडफिल गैस की वहाँ पर समस्या रहती है, क्योंकि जो वहाँ पर जो अपशिष्ट है, अपशिष्ट लगातार वहाँ पर दबा हुआ है, एक के ऊपर एक लगातार वो दबता जा रहा है, तो वहाँ पर ऑक्सीजन की उपस्थिति नहीं है। और जब ऑक्सीजन की उपस्थिति के बगैर अगर किसी प्रकार से अगर कोई चीज़ जलती है या फिर उसका अगर डिग्रेडेशन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें हैं उनका वहाँ पर जो है वो उत्सर्जन होता है, जिससे जो कि ऑक्सीजन की कमी की उपस्थिति में सड़ने के कारण वो बनती हैं। तो ये लैंडफिल गैसेज हैं उसकी भी समस्या यहाँ पर बनी हुई है, चाहे वो CO2 हो, है ना, चाहे वो मीथेन गैस हो, इन सब का यहाँ पर उत्सर्जन बड़ी मात्रा में देखने को मिलता है। और मीथेन गैस है ये एक प्रकार की ज्वलनशील गैस भी है
है ना। तो ये जब गैस वहां पर उत्सर्जित होती है तो आपने अक्सर देखा होगा कि जो लीगेसी वेस्ट या कूड़े के बड़े पहाड़ होते हैं वहां पर अक्सर आग लगी हुई होती है। तो वो भी, और आग लगने से वहां पर जो, क्योंकि ऑक्सीजन की उपस्थिति वहां पर कम होती है तो वहां से जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका उत्सर्जन हो पाता है। इसी प्रकार से सल्फर के अलग अलग ऑक्साइड्स हैं उनका भी उत्सर्जन वहां से होता है। तो ये सभी जो है गैसेज कहीं ना कहीं चिंता का कारण बनती हैं। अब हमने पूरी बात कर ली कि हम इन डंप साइट्स को समाप्त करने की और दिशा में काम कर रहे हैं, लेकिन ये किया कैसे जाएगा। तो इसके लिए मुख्य रूप से दो प्रमुख तकनीकें होती हैं। इन दो तकनीकों का उपयोग करके इन डंप साइट्स को साफ किया जाएगा। तो पहली जो तकनीक है वो है बायो कैंपिंग। तो जो बायो कैंपिंग होती है, बायो कैंपिंग में क्या होता है कि डंप साइट को अपशिष्ट स्थल से हरित क्षेत्र में बदलना, ये इसका कार्य होता है। इसमें जो मुख्य चुनौती है वो क्या है, लीचेट जो तरल पदार्थ निकलता है निक्षालन से वो, और लैंडफिल गैसेज जो होती हैं उनका उत्पादन यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा होता है, और इन्हें लगभग 15 वर्षों तक रख रखाव की भी आवश्यकता इस बायो कैंपिंग के माध्यम से पड़ती है। वहीं अगर हम बायो माइनिंग की अगर हम बात करें तो बायो माइनिंग जो होती है वो सूक्ष्म जीवों की मदद से अपशिष्ट का अपघटन किया जाता है और आर्थिक रूप से उनसे उपयोगी पदार्थ निकाले जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कि बायो कंपोस्ट जो है, बायो कंपोस्ट है ना। इसी प्रकार से हम और जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं उसका यहाँ पर उत्पादन कर सकते हैं। तो ये आर्थिक रूप से उपयोगी पदार्थ को निकाल लेते हैं और जो सूक्ष्म जीव है उसकी मदद से अपशिष्ट का अपघटन यहाँ पर कर दिया जाता है। और इसका जो लाभ है उसमें लीचेट और गैस उत्सर्जन की समस्या यहाँ पर नहीं होती है, और उससे भूमि पूरी तरीके से यहाँ पर साफ हो जाती है और आगे निगरानी की आवश्यकता यहाँ पर नहीं रहती है। तो ये कहीं ना कहीं अधिक बेहतर जो है वो बायो माइनिंग टेक्नोलॉजी अधिक बेहतर है। तो ये हमारी जो पूरी न्यूज़ थी इसको हमने कवर कर लिया। अब इस पर आधारित कुछ यूपीएससी में क्वेश्चन पूछे गए हैं। 2019 में ये प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार कुछ कथन दिए गए हैं। तो कौन सा कथन इसमें से सही है, इसको ध्यानपूर्वक पढ़ के आप बताइएगा। 2019 में ही यूपीएससी द्वारा एक और प्रश्न पूछा गया है जिसमें विस्तारित उत्पादक दायित्व है ना, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बारे में प्रश्न पूछा गया है कि ये किस अधिनियम के तहत इसे आरंभ किया गया है। तो इसका भी आंसर आपको अपने कमेंट में बताना है, ठीक है। अब 2019 में यूपीएससी ने मुख्य परीक्षा में भी जो ठोस कचरे का प्रबंधन है उस पर प्रश्न पूछा है। प्रश्न है कि निरंतर उत्पन्न किए जा रहे फेंके गए ठोस कचरे की विशाल मात्राओं का निस्तारण करने में क्या क्या बाधाएं यहाँ पर विद्यमान है, और हम अपने रहने योग्य परिवेश में जमा होते जा रहे जहरीले अपशिष्टों को सुरक्षित रूप से किस प्रकार से हटा सकते हैं। तो आज की जो न्यूज़ है हमने दोनों ही पक्षों पर बात की है। तो इस आंसर को आप अधिक आसानी से लिख पाएंगे। तो कमेंट में आप बताइएगा कि क्या क्या मुख्य चुनौतियां विद्यमान है ना, क्या क्या बाधाएं विद्यमान हैं, और क्या क्या टेक्नोलॉजी हमारे सामने उपलब्ध है जिससे कि जो ठोस कचरा है उसको हम अधिक बेहतर रूप से उसका प्रबंधन कर पाए। तो अब हमने मुख्य न्यूज़ है उनको तो हमने कवर कर लिया है। अब हम बात करते हैं आज की संक्षिप्त सुर्खियों की। तो हमारी पहली जो संक्षिप्त सुर्खी है वो है मित्र शक्ति अभ्यास को लेके। तो जो मित्र शक्ति अभ्यास है ये सैन्य अभ्यास भारत और श्रीलंका की जो थल सेना है, थल सेनाओं के बीच में ये अभ्यास किया जाता है, और वो ये अभी इसका 11वां संस्करण कर्नाटक के बेलगावी में ये शुरू हुआ है भारतीय और श्रीलंकाई थल सेना के मध्य, है ना। और ये द्विपक्षीय वार्षिक संयुक्त सैन्य अभ्यास है, अर्थात ये भारत और श्रीलंका द्वारा हर साल ये आयोजित किया जाता है, और इसे बारी बारी से भारत और श्रीलंका में ये आयोजित होता है। जैसे इस वर्ष ये भारत में हुआ है तो अगली साल ये श्रीलंका में होगा, उसके अगली साल ये फिर भारत में होगा। तो इस प्रकार से ये सैन्य अभ्यास चलता है। अब जो हमारी सेकंड न्यूज़ है वो है विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहयोग संगठन, है ना। तो ये जो सहयोग संगठन है इसकी वकालत की है चीन ने। चीन ने कहाँ पर की है कि अभी हाल ही में जो दक्षिण कोरिया में आयोजित एपेक का जो सम्मेलन है, यानी कि एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग बैठक, उसमें चीन ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानदंडों को शामिल करने के लिए एक वैश्विक संगठन वाइको का इन्होंने समर्थन किया। अब वाइको क्या है, वाइको का जो लक्ष्य है वो वैश्विक सहयोग के लिए वैश्विक मानकों को आकार देना है, अर्थात एआई के संदर्भ में जो वैश्विक मानक है उनको आकार देना इसका उद्देश्य है। और चीन ने 2023 में जो अपने वैश्विक एआई गवर्नेंस पहल है उसके तहत जो सिद्धांत उन्होंने बनाए थे उसी के तहत इसे इसमें शामिल किया गया है, जिसमें मानव केंद्रित डिजाइन यानी कि मानव को ध्यान में रख करके डिजाइन बनाना, डेटा संप्रभुता,
एल्गोरिदम पारदर्शिता पर ये सब बल इन मानकों के तहत दिया जाना चाहिए। इसकी घोषणा जो है वो सबसे पहले शंघाई में की गई थी, जो विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता सम्मेलन 2025 में ही आयोजित हुआ था। इसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो एआई गवर्नेंस को अंतर्राष्ट्रीय संरचना की पुनर्कल्पना करना, चीन को संयुक्त राज्य अमेरिका के विकल्प के रूप में स्थापित करना और चीन की सॉफ्ट पावर का उपयोग करना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। इसी के साथ ऐसे ही जो यूरोपीय यूनियन है उसके द्वारा भी एआई को लेकर के एक अधिनियम बनाया गया है, जो उसको भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है वो है गुणवत्ता नियंत्रण आदेश को लेके। तो अभी जो भारत सरकार है वो उद्योगों को आदेशों के अनुपालन बोझ को कम करने के लिए तथा विनिर्माण और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों में कुछ ढील ये दे सकती है। तो ये गुणवत्ता नियंत्रण आदेश क्या होते हैं, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तो इसका जो कानूनी ढांचा है वो जो भारतीय मानक ब्यूरो से परामर्श लेने के बाद में इन्हें बनाया जाता है, और ये बीआईएस अधिनियम 2016 के तहत जो शक्तियां मिली हुई हैं उनके तहत इनका निर्माण किया जाता है। और इसमें जो उत्पाद है उनको बीआईएस अनिवार्य प्रमाणन के अंतर्गत इन्हें ये प्रमाणन प्राप्त करना होता है। ये अनिवार्य प्रकृति के होते हैं, लेकिन बीआईएस प्रमाणन मूल रूप से यह स्वैच्छिक है, लेकिन जनहित, मानव, पशु या वनस्पतियों के स्वास्थ्य की सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा आदि कारणों से कुछ उत्पादों के लिए बीआईएस प्रमाणन जो है वो अनिवार्य किया गया है। इसी प्रकार से जो ये आदेश होते हैं इसमें ऐसे उत्पाद बीआईएस से लाइसेंस या अनुरूपता प्रमाण पत्र प्राप्त करते हैं जिसके तहत उन्हें मानक चिन्हों का उपयोग करना अनिवार्य होता है। तो आप देखते हो कि जो बीआईएस सर्टिफाइड आपने बहुत से प्रोडक्ट्स देखे होंगे, तो वो सभी के सभी जो मानक हैं वो इसी गुणवत्ता नियंत्रण आदेश के तहत वो प्रदान किए जाते हैं। तो उनमें कुछ ढील दी जा सकती है। तो ये मुख्य रूप से जो गुणवत्ता नियंत्रण आदेश हैं वो मुख्य रूप से बीआईएस अधिनियम के तहत ये जारी किए जाते हैं। अब हमारी जो अगली न्यूज़ है, अगली न्यूज़ हमारी बात करती है नियोडीमियम के बारे में। तो नियोडीमियम एक प्रकार की ये धातु है, और भारत ने अगले वित्त वर्ष 2027 तक नियोडीमियम उत्पादन को 500 टन तक बढ़ाने की बात भारत ने की है। और ये कहीं ना कहीं जो हमारे दुर्लभ भूतत्वों में आत्मनिर्भरता का जो लक्ष्य हमने रखा हुआ है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर हम नियोडीमियम के बारे में बात करें तो ये एक प्रकार की लैंथेनाइट धातु है। लैंथेनाइट धातु ये जो होती हैं जो पीरियोडिक टेबल में 57 से 71 तक का जो इनका पीरियोडिक नंबर होता है वो ये होती हैं, और ये मुख्य रूप से चमकीली धातुएं होती हैं। ये चमकीली धातुएं होती हैं जैसे सिल्वर की तरह चमकीली होती हैं, इनका हाई बॉइलिंग पॉइंट होता है, ये अधिक लचीली होती हैं। तो ये सब इनकी कुछ विशेषताएं हैं, है ना। ये वैश्विक दुर्लभ भूचुंबक का उद्योग में एक महत्वपूर्ण घटक है, जिनमें इलेक्ट्रिक वाहनों में, स्वच्छ ऊर्जा प्रौद्योगिकी, रक्षा प्रणालियों में इनका उपयोग किया जाता है। ये जो चमकीली वो चांदी जैसे होती हैं, पीले रंग की होती हैं, वायु के संपर्क में आने पर इनकी जो चमक है वो तेजी से घटने लगती है, अर्थात वायु के संपर्क में आने पर ये लगातार अभिक्रिया होकर इनका क्षरण होना प्रारंभ हो जाता है। प्रमुख उपयोग जो है वो लोहे और बोरोन के साथ मिश्र धातु के रूप में एक स्थायी चुंबक बनाने में इनका उपयोग किया जाता है। आपने अगर कभी देखा हो तो एक बहुत ही सिल्वर कलर की ही एक बहुत ही मजबूत जो चुंबक होती है उसके निर्माण में नियोडीमियम का उपयोग किया जाता है। साथ ही लेजर बनाने में भी इनका उपयोग किया जाता है, आँख और कॉस्मेटिक सर्जरी में, है ना, त्वचा के कैंसर के उपचार में इनका उपयोग किया जाता है। इनका जो स्रोत है वो मोनोजाइट और बेस्टेनासाइट ये प्रमुख रूप से इनमें ये पाई जाती हैं। जैसे कि अधिकांश लैंथेनाइड तत्व पाए जाते हैं उसी प्रकार से ये भी पाए जाते हैं। ये एक प्रकार का रेयर अर्थ एलिमेंट है जिसके उत्पादन का लक्ष्य लगभग 500 टन भारत ने रखा है 2027 तक, जो हमारी आत्मनिर्भरता को लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगली जो हमारी न्यूज़ है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को लेकर के। जो ग्रेटर फ्लेमिंगो है वो उसमें क्या हुआ है कि अभी जो राष्ट्रीय पवन ऊर्जा संस्थान है उसके द्वारा 50 मेगावाट का एक पवन फार्म ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य को ये प्रभावित कर सकता है। तो ये जो 500 मेगावाट का एक नया प्लांट पवन ऊर्जा के संदर्भ में लगाया जा रहा है, तो उससे जो फ्लेमिंगो है, फ्लेमिंगो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकते हैं। तो जो फ्लेमिंगो है ये अफ्रीका, पश्चिमी एशिया और दक्षिणी यूरोप तक ये पाए जाते हैं, और प्रजनन के मौसम के दौरान ये आमतौर पर उथली, लवणीय और क्षारीय आर्द्र भूमियों में ये पाए जाते हैं। तो वहीं पर जो हमारा ग्रेटर फ्लेमिंगो अभयारण्य भी बनाया गया है जो कि मन्नार की खाड़ी में ये अवस्थित है।
इसकी स्थापना तमिलनाडु सरकार द्वारा धनुषकोडी में की गई थी। इसका जो उद्देश्य है वो मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है ना, जो सेंट्रल एशियन फ्लाईवे है, उसमें आने वाले प्रवासी पक्षियों के महत्वपूर्ण पर्यावासों की रक्षा करना है। ये जो पक्षी होते हैं, ये प्रवासी पक्षी, ये सेंट्रल एशिया से उड़ते हुए भारत की अलग अलग आर्द्र भूमियों में ये आते हैं और उसी को कहा जाता है मध्य एशियाई उड़ान मार्ग, है ना। और ये जो यही कि भाई जो यूरेशिया को भारतीय उपमहाद्वीप से जोड़ने वाला एक प्रमुख प्रवासी पक्षी मार्ग है, तो यही मध्य एशियाई उड़ान मार्ग है। और जो ये ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य है, इसकी अवस्थिति की बात करें तो पारिस्थितिक रूप से ये संवेदनशील क्षेत्र मन्नार की खाड़ी में इसको स्थापित किया गया है। तो अब जो हमारा पर्यावरण ऊर्जा के संदर्भ में प्लांट लगने वाला है, उससे इसको खतरा हो सकता है, इसीलिए ये अभ्यारण्य चर्चा में था। अब रिफ्ट वैली फीवर ये भी चर्चा में है। तो ये जो फीवर है ये अफ्रीका में होता है ना। विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है उसने, WHO ने पश्चिमी अफ्रीका के मोरितानिया और सेनेगल को प्रभावित करने वाले RVF के प्रकोप को इन्होंने पुष्टि की है। इसकी जो उत्पत्ति है वो केन्या की रिफ्ट वैली में होती है और 1930 में इसकी पहचान की गई थी। इसका जो कारण है वो फेनुविरेडे कुल का एक विषाणु होता है, फ्लेबोवायरस, उसके माध्यम से इसकी उत्पत्ति होती है। इसका जो संचरण है वो मुख्य रूप से जानवरों में होता है, अर्थात जो मवेशियां होती हैं उनको ये मुख्य रूप से प्रभावित करता है। और ये मनुष्य संक्रमित जानवरों के निकट संपर्क में आने से या संक्रमित मच्छरों के काटने से संक्रमित हो सकते हैं। और ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, जबकि जो संक्रमित जानवरों के संपर्क में आने से ये रोग फैल जाता है। वर्तमान में इसकी कोई विशिष्ट एंटीवायरल उपचार उपलब्ध नहीं है, जबकि जानवरों के लिए इसका टीका उपलब्ध है। कि अगर जानवरों को जैसे रेबीज है, तो रेबीज का अभी भी उपचार उपलब्ध तो है, लेकिन रेबीज का अगर टीका अगर जानवर को पहले से लगवाया गया है तो वो अधिक सुरक्षित है। उसी प्रकार से जो RVF है, RVF का जानवरों के लिए टीका उपलब्ध है, जबकि कोई एंटीवायरल उपचार इसका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा RVF फीवर हो गया, रिफ्ट वैली फीवर हो गया। अब अगली जो हमारी न्यूज़ है वो है जलवायु निवेश कोष को लेके। तो जलवायु निवेश कोष है, ये मुख्य रूप से जो विकासशील देश हैं या अल्प विकसित देश हैं उनको जलवायु अनुकूल प्रौद्योगिकी बनाने में, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन स्थापित करने में ये मुख्य रूप से ये कोष प्रदान करता है। उसी के तहत जो है अभी हाल ही में जो COP30 चल रहा है उसकी वजह से ये जलवायु निवेश कोष फिर से चर्चा में है। तो देखते हैं ये न्यूज़ क्यों क्या है ये। तो स्पेन और जर्मनी ने CIF के एक्सीलरेटिंग रेजिलियंस इन्वेस्टमेंट एंड इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल इकोनॉमीज, यानी कि जो अराइज प्रोग्राम है उसके लिए $100 मिलियन देने की प्रतिबद्धता उन्होंने प्रकट की है। और ये UNFCCC का जो COP या COP30 अभी ब्राजील में चल रहा है उसमें ये प्रतिबद्धता उन्होंने दर्ज की है। अब जो अराइज है, अराइज क्या है? अराइज है विकासशील देशों की जलवायु जोखिम को अवसर में बदलने और अर्थव्यवस्थाओं को अधिक अनुकूलन क्षमता बनाए रखने में ये उसके लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। और उसी ये जो अराइज है ये क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के तहत ही ये आता है। तो जो CIF है इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। वैश्विक और क्षेत्रीय बहुपक्षीय विकास बैंकों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। बहुपक्षीय जलवायु कोष है ये और 70 से अधिक निम्न और मध्यम आय वाले देशों में जलवायु कार्यवाहियों को ये सक्षम बनाने के लिए ये वित्तीय सहायता प्रदान करता है। इसकी जो मुख्य विशेषता है ये वित्त पोषण प्रदान करता है और विकासशील देशों में निम्न कार्बन उत्सर्जन कार्यक्रमों को अपनी राष्ट्रीय विकास योजनाओं में शामिल करने में ये सक्षम बनाता है। और ये दो मुख्य कोष के रूप में काम करता है, एक स्वच्छ प्रौद्योगिकी कोष और एक रणनीतिक जलवायु कोष। तो ये मुख्य रूप से जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाले जो नुकसान हैं उनको कम करने और उससे संबंधित रिजिलियंट टेक्नोलॉजी विकसित करने, उससे संबंधित रिजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए ये ऋण प्रदान करता है। अब हमारी जो आज की सुर्खियां उसकी हमने बात कर ली। अब हम आज का जो हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है उसकी हम बात करते हैं। तो आज का हमारा सुर्खियों में रहा स्थल है वियतनाम, है ना। वियतनाम की राजधानी हनोई है। तो भारत और वियतनाम रक्षा नीति संवाद का 15वां संस्करण वियतनाम के हनोई में ये आयोजित किया गया है। अब हम बात करते हैं कि वियतनाम की भौगोलिक अवस्थिति क्या है। तो वियतनाम की भौगोलिक अवस्थिति, जैसे ये वियतनाम है, तो वियतनाम के पड़ोसी देश कौन से हैं? चाइना, लाओस और कंबोडिया, ये इसके पड़ोसी देश हैं। इसकी जो समुद्री सीमा है वो साउथ चाइना सी से इसकी समुद्री सीमा लगती है। वही यहाँ पर बताया गया है कि दक्षिण पूर्वी एशिया की मुख्य भूमि के पूर्वी भाग में ये अवस्थित है। सीमा इसकी चीन, लाओस और कंबोडिया से लगती है। समुद्री सीमा इसकी
दक्षिण चीन सागर और दक्षिण पश्चिम में यहाँ पर ये थाईलैंड की खाड़ी में इसकी ये सीमा लगती है। अब इसकी भौगोलिक विशेषताओं की अगर हम बात करें तो इसकी जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है और मेकांग नदी और रेड नदी इसकी प्रमुख नदियां हैं। जैसे ये मेकांग नदी है और ये रेड नदी है ना, तो ये इसकी प्रमुख नदियां हैं जो, और ये दोनों ही नदियां जो है वो दक्षिणी चीन सागर में जाकर के ये डेल्टा का निर्माण करती हैं। और जो प्रमुख पर्वत है वो अन्नम कॉर्डिलेरा, ये जो प्रमुख यहाँ पर पर्वत है, यहाँ पर पर्वत श्रेणी है जो मध्य वियतनाम में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व तक ये फैला हुआ है। तो ये पूरा यहाँ की पर्वत श्रेणी है। अब यहाँ पर आपने एक जो नदी है वो मेकांग नदी के बारे में आपने सुना होगा, आपने अक्सर गंगा मेकांग कॉपरेशन, मेकांग गंगा प्रोजेक्ट, इसकी चर्चा आपने सुनी होगी। तो ये जो मेकांग गंगा प्रोजेक्ट है वो मुख्य रूप से 6 देशों का प्रोजेक्ट है जिसमें भारत प्लस 5 आसियान देश इसमें आते हैं। तो जो मेकांग नदी है, मेकांग नदी की शुरुआत होती है चाइना से, है ना, चाइना से ये म्यांमार से होते हुए लाओस और फिर ये कंबोडिया और फिर ये वियतनाम में ये प्रवेश करती है और वहाँ से फिर ये साउथ चाइना सी में ये चली जाती है। तो जो हमारी मेकांग गंगा कॉरपोरेशन है उसमें मुख्य 6 देश हैं, इंडिया, म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम। तो ये मुख्य 6 देश इसमें हैं। 5 + 1, 1 भारत है और 5 इसमें अफ्रीकी देश है, मतलब आसियान देश हैं इसमें। ठीक है, तो ये हमारी जो पूरी खबरें थी हमने आज पूरी कवर कर ली हैं। अब इन पर आधारित कुछ अभ्यास प्रश्न हैं, इनको हम देखते हैं। तो जो पहला प्रश्न है आपका पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। तो पहला प्रश्न नियोडीमियम धातु के बारे में है। तो यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, तीनों स्टेटमेंट को ध्यानपूर्वक पढ़िए और क्या सही आंसर है वो बताइए। सेकंड जो क्वेश्चन है वो ग्रेटर फ्लेमिंगो अभ्यारण्य के संदर्भ में है। तो ये क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, इसमें भी 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं, है ना। तीनों स्टेटमेंट को पढ़ करके आप बताइए। इसमें जो डी ऑप्शन है वो तीनों सही वाला ऑप्शन है, तो ये डी ऑप्शन दिख नहीं रहा, मैंने आपको बता दिया। थर्ड जो क्वेश्चन है वो अभ्यास मित्र शक्ति के बारे में है। तो अभी हमने अभ्यास मित्र शक्ति को काफी विस्तार से कवर किया था। फोर्थ क्वेश्चन जो है वो शहरी सहकारी बैंकों के संदर्भ में है। तो इसमें कथन और कारण के संदर्भ में ये प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर एक कथन दिया गया है, एक कारण आपके सामने दिया गया है। इसको ध्यानपूर्वक पढ़िए, काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है ये। ऐसे ही अब 5th और 6th क्वेश्चन भी आपके स्क्रीन पर है। 5th क्वेश्चन जो है वो स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 के संदर्भ में है। उसमें जो अभी हमने प्रोग्राम हमने देखा है, यहाँ पर डैम्प प्रोग्राम के संदर्भ में है। तो इसको आप पढ़ करके बताइए। अगर आपने न्यूज़ को अच्छे से देखा है तो आप इसको आसानी से हल कर लेंगे। डैम्प प्रोग्राम की हमने चर्चा नहीं की है, लेकिन हमने स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 की चर्चा की है, तो उसके आधार पर इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। 6th क्वेश्चन आपके सामने है जो अराइज और CIF के बारे में है। तो अराइज और CIF के संदर्भ में 3 स्टेटमेंट यहाँ दिए गए हैं। तो इन तीनों स्टेटमेंट को पढ़िए और इसमें से सही क्या आंसर है ये आपको बताना है। अब जाते जाते मैं आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा, जिसमें आपके सामने जो विजन IAS द्वारा अभी 16 नवंबर को एक ओपन टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है ना, जो ऑनलाइन मोड में उपलब्ध होगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में ये उपलब्ध है। तो इसके लिए आप रजिस्टर कीजिए और आप देखिए कि अभी तक जो आपकी तैयारी है वो तैयारी आपकी कैसी चल रही है, अभी आपको क्या सुधार करने की आवश्यकता है, क्योंकि अभी प्रारंभिक परीक्षा में अभी हमारे पास समय है, तो हम समय रहते सुधार कर सकते हैं। तो इस ओपन टेस्ट का लाभ आप जरूर उठाइए। ये जो है निःशुल्क उपलब्ध है आपके लिए। तो विजन IAS की वेबसाइट पर जाकर के आप इसमें रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का जो न्यूज़ टुडे डिस्कशन है वो कंप्लीट होता है। आशा है आपको इससे लाभ मिला होगा और इसी प्रकार से आप हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए विजन IAS। थैंक यू।